हेलो दोस्तों, वेलकम टू माई सेल्फ स्टडी। दोस्तों आज है शनिवार और दोस्तों हम प्रत्येक शनिवार को जनरल स्टडी से रिलेटेड विभिन्न एग्ज़ाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं जो कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस आदि से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों फाहियान, अलबरूनी, मेगास्थनीज या फिर ह्वेंगसांग। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4 ह्वेंगसांग। और दोस्तों यह प्रश्न एसएससी के एग्ज़ाम में वर्ष 2001 में तथा रेलवे के एग्ज़ाम में वर्ष 2004 में पूछा गया प्रश्न है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि फाहियान भी एक चीनी यात्री था और वह चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में भारत आया था, जबकि अलबरूनी महमूद गजनबी के साथ आया था। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। यहीं पर दोस्तों हर्षवर्धन के बारे में आपको बताता चलूँ कि हर्षवर्धन वर्धन वंश का सबसे प्रतापी राजा था और हर्षवर्धन जो है वर्ष 606 ईस्वी में अपने बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या के बाद मात्र 16 वर्ष की अवस्था में राजगद्दी पर बैठा। यहीं पर दोस्तों आपको बताता चलूँ कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। और दोस्तों एक महान लेखक और कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित नामक पुस्तकें लिखी हैं, तो वह जो है दोस्तों वह हर्षवर्धन के ही शासनकाल में थे। साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि जो वर्तमान समय में कुंभ मेला लगता है, तो कुंभ मेले को प्रारंभ कराने का श्रेय जो है वह हर्षवर्धन को ही जाता है और हर्षवर्धन ने ही प्रयाग और कन्नौज में 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है, नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती अग्रगमन को रोका। तो दोस्तों इसका सही प्रश्न इस तरह से होगा कि नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को दक्षिण में आगे बढ़ने से किसने रोका था? और आपके ऑप्शंस हो जाएंगे दोस्तों पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या फिर विक्रमादित्य द्वितीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड पुलकेशिन द्वितीय। और इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह हर्षवर्धन के जीवन काल का एकमात्र हार था और जिसको पुलकेशिन द्वितीय ने उसको हराया था। और पुलकेशिन द्वितीय जो था दोस्तों वह भी याद रखिएगा कि यह चालुक्य वंश का शासक था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड राष्ट्रपति। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह प्रत्येक 5 वर्ष के लिए होता है और राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाता है निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग द्वारा, जिसे इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की जो विधानसभा है उनके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग देते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ये भी है दोस्तों कि जो राज्यों की विधानसभाएं हैं उनमें राज्यपाल द्वारा भी कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तथा लोकसभा तथा राज्यसभा में भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा कुछ सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो मनोनीत जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। साथ ही दोस्तों राष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार होंगे उनको निर्वाचक मंडल के कम से कम 50 सदस्यों द्वारा उनके नाम का समर्थन प्राप्त होना चाहिए और प्रस्तावित होना चाहिए कि कम से कम 50 लोग उसको प्रस्तावित करें कि हाँ यह राष्ट्रपति हो सकते हैं और कम से कम 50 लोगों द्वारा उसको अनुमोदन प्रदान होना चाहिए। साथ ही बता चलूँ दोस्तों कि भारत के जो तीनों सेनाएं हैं उनका जो सर्वोच्च कमांडर होता है वह भारत का राष्ट्रपति ही होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के पद को अधिकतम कितने समय तक रिक्त रखा जा सकता है? और आपके ऑप्शंस है दोस्तों 1 माह, 6 माह, 1 वर्ष तक या फिर कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 6 माह तक।
इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि जब तक जितने समय के लिए राष्ट्रपति महोदय का पद रिक्त रहता है उस समय उस पद को ग्रहण करते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर कोई ऐसा भी समय आ जाए कि जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त हों तो उस समय भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह कार्यकारी रूप में भारतीय राष्ट्रपति के पद को ग्रहण करते हैं। दोस्तों साथ ही बताता चलूं कि भारत में राष्ट्रपति महोदय को उनके पद एवं गोपनीयता की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वही ग्रहण कराते हैं। साथ ही दोस्तों भारत में जो राष्ट्रपति होते हैं वह 5 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति महोदय स्वेच्छा से अगर चाहें उन्हें अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही वह अपना त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति महोदय को सौंप सकते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों कजाकिस्तान, अजरबैजान, आर्मेनिया या फिर तुर्कमेनिस्तान। और तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 आर्मेनिया। और यह प्रश्न दोस्तों IAS के एग्जाम में वर्ष 2003 में पूछा गया प्रश्न है। इस संदर्भ में आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कैस्पियन सागर एक झील है लेकिन इसका एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको सागर की संज्ञा दे दी जाती है। अब दोस्तों जैसा कि यहाँ पर आप इस मैप में भी देख पा रहे हैं कि कैस्पियन सागर की सीमा जो है ईरान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और रूस के साथ तो लगती ही है, वहीं पर दोस्तों इसकी सीमा अजरबैजान के साथ भी लगती है। लेकिन दोस्तों जैसा कि आप इस मैप में देखिए तो आर्मेनिया जो है उसकी सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। आर्मेनिया अपने आप में एक लैंड लॉक कंट्री है। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि कैस्पियन सागर में यूरोप की कुछ प्रमुख नदियाँ जैसे वोल्गा, यूराल, यह कैस्पियन सागर में ही गिरती हैं, जबकि इसमें से जो पानी निकलने का जो स्रोत है वह केवल वाष्पोत्सर्जन ही है। और यहीं पर दोस्तों आपको बता दूं कि कैस्पियन सागर ही दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है कि इसको हम सागर की संज्ञा दे देते हैं। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि यह जो कैस्पियन सागर के किनारे बसे हुए 5 देश हैं, इन 5 देशों ने अभी वर्ष 2019 में ही एक समझौता किया है और इस समझौते के तहत इन देशों ने अपने अपने एरिया को बांट लिया है कैस्पियन सागर के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। और अगला प्रश्न है, अराल सागर निम्नलिखित में से किन 2 देशों की सीमा पर स्थित है? और आपके ऑप्शन है दोस्तों कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, रूस और कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान या फिर अजरबैजान और कजाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अराल सागर को दोस्तों आप इस मैप में देख सकते हैं और यह कैस्पियन सागर से थोड़ा दाहिनी ओर आपको दिख रहा होगा और यह रेड और जो ग्रीन कलर है उसके बीच में स्थित है। रेड कलर वाला जो जोन है दोस्तों या पिंक कलर वाला जो जोन है वह है उज्बेकिस्तान और जो ग्रीन कलर है वह है कजाकिस्तान। तो इस तरह से दोस्तों कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पर स्थित है अराल सागर। तो दोस्तों जैसा कि कैस्पियन सागर को बताया मैंने, उसी तरह से दोस्तों अराल सागर यह एरिया में इतना ज़्यादा बड़ा था कि इसको सागर की उपमा दे दी गई। लेकिन दोस्तों यह भी एक लैंड लॉक झील ही है। और दोस्तों बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि अब इसका पानी इतना सूख चुका है कि यह इसका केवल 10% ही बचा हुआ है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न है, फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 ऑक्जेलिक अम्ल। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि बिच्छुओं तथा चींटियों में फार्मिक एसिड पाया जाता है, वहीं साइट्रिक एसिड दोस्तों खट्टे फलों तथा नींबू आदि में पाया जाता है। जबकि दोस्तों मधुमक्खियों के काटने से मेथिनोइक अम्ल जो है प्रभावी होता है और वहीं पर दोस्तों इमली तथा अंगूर में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। और प्रश्न है, मधुमक्खी के दंश से एक अम्ल छूटता है जिसके कारण जलन होती है, वह अम्ल कौन सा होता है? और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों एसिटिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, मेथिनोइक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो के अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि मधुमक्खियों के अंदर पाया जाता है मेथिनोइक एसिड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 मेथिनोइक एसिड।
यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि आंवले में स्कार्बिक एसिड पाया जाता है, जबकि टमाटर और सिरका आदि में एसिटिक एसिड पाया जाता है। वहीं दोस्तों ब्यूटेरिक एसिड दुर्गंध युक्त मक्खनों में पाया जाता है और दोस्तों लैक्टिक एसिड पाया जाता है दूध में। ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ पर एक और छोटी सी चीज़ आपको बता दूँ कि दूध की शुद्धता को मापने के लिए आप लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। मतलब लैक्टिक एसिड और लैक्टोमीटर यह दोनों ही संबंधित हैं दूध से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। और आपके ऑप्शंस हैं दोस्तों हॉकी, फुटबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फुटबॉल। यहीं पर आपको बताता चलूँ दोस्तों कि मर्डेका कप, डुरंड कप, यूरो कप आदि जो है संबंधित है फुटबॉल से। वहीं दोस्तों वेटन कप, आगा खां कप, अजलन शाह कप आदि संबंधित है हॉकी से। जबकि दोस्तों डेविस कप और विंबलडन कप यह संबंधित है टेनिस से। और साथ ही बताता चलूँ दोस्तों कि गोल्फ से संबंधित है वाकर कप, राइडर कप, नमोरा कप आदि। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ और प्रश्न है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर होता है। और आपके ऑप्शंस है दोस्तों 2 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सेकंड 4 वर्ष। यहीं पर आपको बता चलूँ दोस्तों कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 ईस्वी में यूनान की राजधानी एथेंस में की गई थी। और दोस्तों इस वर्ष यानी कि वर्ष 2021 में इसका आयोजन जापान में किया जा रहा है, जो कि वर्ष 2020 का आयोजन है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड की वजह से इस आयोजन को बढ़ा दिया गया है वर्ष 2021 में। इससे पहले दोस्तों वर्ष 2016 में इसका आयोजन ब्राज़ील में किया गया था और अब 2024 में इसका आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में की जाएगी। दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्न की। प्रश्न है दोस्तों हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई है। और आपके ऑप्शंस है दोस्तों कालिदास, हर्षवर्धन, बाणभट्ट या फिर महर्षि व्यास। हमेशा की तरह दोस्तों वीडियो को आपने बहुत ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इस प्रश्न का सही उत्तर अभी तक आपको मिल गया होगा। प्रश्न का सही उत्तर नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको कुछ न कुछ जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। इसी नोट के साथ दोस्तों वीडियो को ही समाप्त करता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।